सच बताऊं तो ऑलमोस्ट हर साल हर बच्चा इस लूप से गुजरता है और इस लूप को कहते हैं चीजों को टालना आपकी हैबिट बन जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, एग्जाम आते ही आप पैनिक स्टेट में पहुंच जाते हो। बट क्या इसका मतलब यह है कि अब कोई होप नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अब 11th पे ध्यान ना देके सिर्फ 12th पे फोकस करना चाहिए? इन दिनों में चाहे आपके पास 30 दिन बचे हैं, चाहे आपके पास 40, चाहे आपके पास 20, ये वीडियो आपकी स्टूडेंट लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो सबसे पहली बात, आप में से कितने बच्चों को लगता है कि उनका 11th क्लास का पूरा साल बर्बाद हो गया है? मुझे कई बच्चों के, सैकड़ों बच्चों के मैसेज आते हैं कि उनकी 11th पूरी खराब हो गई और वो टेंशन में है कि आगे क्या होगा। कई बच्चों को टेंशन है कि क्या 12th क्लास में भी सेम चीजें रिपीट होंगी। बस रोज दिमाग में ये घूमता रहता है कि मैंने पूरा साल खराब कर दिया, अब मैं क्या रेस से बाहर आ जाऊंगा? क्या मेरे जो सपने थे वो सपने रह जाएंगे? और सबसे खतरनाक बात बताऊं, ये जो सेल्फ डाउट आपके अंदर क्रिएट हो रहा है ना, ये दिन पर दिन स्ट्रांग होता चला जा रहा है या फिर आगे जाके और ताकतवर होगा। आज मैं कोई झूठी मोटिवेशन देने नहीं आया हूं कि मैं आपको बोलूं कि यार देखो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक नहीं हो सकता। पूरे 1 साल का गैप है, यानी कि 1 साल का बैकलॉग। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गेम खत्म? आंसर है नहीं। 11th क्लास बर्बाद करना एक गलती हो सकती है, लेकिन 12th क्लास बर्बाद करना ये आपकी खुद की चॉइस होगी जिसको आप बदल सकते हो। और मुझे ऑब्वियस सी बात है, पता है आप में से कोई भी ये चॉइस नहीं लेना चाहता। तो अगर आप बाहर निकलना चाहते हो कंफ्यूजन से, गिल्ट से और इस सेल्फ डाउट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आपकी स्टूडेंट लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। तो जल्दी से वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट सेक्शन पे अभी के अभी जाके लिखो आई विल स्टार्ट टुडे। तो सबसे पहली बात, अगर आप डाउन फील कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सच बताऊं तो ऑलमोस्ट हर साल हर बच्चा इस लूप से गुजरता है और इस लूप को कहते हैं द लूप ऑफ साइलेंट फेलियर। इस फेज में शुरुआत में तो आपको मोटिवेशन आता है, लेकिन फिर आप धीरे धीरे थक जाते हो और वो मोटिवेशन आना भी बंद हो जाता है। आप एक टाइम पे कुछ ना करने में कंफर्टेबल हो जाते हो। जो चीजें धीरे धीरे साल में आपको प्रॉब्लम देती थी ना, अब वो आपको नॉर्मल लगने लग जाती हैं। चीजों को टालना आपकी हैबिट बन जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, एग्जाम आते ही आप पैनिक स्टेट में पहुंच जाते हो। आप समझ जाते हो कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। बट क्या इसका मतलब यह है कि अब कोई होप नहीं है? क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अब 11th पे ध्यान ना देके सिर्फ 12th पे फोकस करना चाहिए और इन दिनों में जो होगा देखा जाएगा? आंसर है नहीं। इन दिनों में चाहे आपके पास 30 दिन बचे हैं, चाहे आपके पास 40, चाहे आपके पास 20, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि वो 12th में आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको अभी आपके लग रहा है कि 40% मार्क्स आ रहे हैं, तो टारगेट बनाओ कि मैं इसे 80% तक लेके जाऊंगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों के दिमाग में कि वो पहले बैकलॉग पूरा करें या आगे की पढ़ाई करें जो बैकलॉग के आगे की है, या फिर हम 12th पे आ जाएं। तो आओ आपको एक प्लान देता हूं जिसका नाम है द ब्रिज कोर्स। तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज बनाना है। एक्चुअली आपको पूरा 11th नहीं पढ़ना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको एक ब्रिज बनाना है। आपको उन चैप्टर्स को पहले पढ़ना है या फिर उन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना जो आपके लिए एक ब्रिज का काम करेंगे 11th से 12th तक जाते जाते। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बहुत सारे बच्चों को 11th में बहुत ज्यादा फोकस करते हुए देखा थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन वहीं पे 12th में फिजिक्स में शुरुआत में कहीं पे उसका यूज ही नहीं होगा। तो शुरुआत के 10 से लेकर 15 दिन आपको उन सारे टॉपिक्स पे पकड़ बनानी होगी जिनके बिना आप 12th में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे फिजिक्स में आपको बेसिक मोशन, काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर एडिशन, ये सब तो किसी भी हाल में आना ही चाहिए। फोर्स का बेसिक आइडिया आना चाहिए, जिसकी वजह से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर भी आपको आना चाहिए, जिसकी वजह से 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कुछ हद तक इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी निपट जाएगा। थोड़ा बहुत रोटेशनल मोशन की जरूरत पड़ेगी, बट आप काम चला लोगे। वहीं पे केमिस्ट्री की बात करूं तो 12th की शुरुआत में आपको कहीं पे भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसलिए वहां पे आपको बेसिक मोल कंसेप्ट की पढ़ाई, कैसे कंसंट्रेशन निकालते हैं, ये पहले चैप्टर में 12th में सॉल्यूशन में है, जो कि आपको 11th का पक्का करना होगा। और वहीं पे अगर आप 12th में ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं तो 11th क्लास का आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन तो भाई साहब एक एक तिनका आना चाहिए, वरना 12th में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और वहीं पे मैथ्स की बात करें तो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फॉर्मूले हो गए, फंक्शंस हो गए, लिमिट्स, जो कि फिजिक्स में आपको बहुत काम आएगा, इन सब पे पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट कहने का मतलब है पहले 10 से लेकर 15 दिन उन चैप्टर्स पे पकड़ बनाओ जो एक ब्रिज का काम करेंगे 11th से 12th जाने में। ये सारे ब्रिज वाले जो चैप्टर हैं, जिनको आप ब्रिज चैप्टर्स कह सकते हो, इनको आप वन शॉट के माध्यम से कवर कर सकते हो। मेरे आशु के 11, 12 साइंस एंड फन एजुकेशन चैनल पे सारे वन शॉट्स आपको मिल जाएंगे। अब जब बेस रेडी हो गया तो तैयार हो जाओ असली गेम प्लान की।
बच्चों 11th क्लास में ना 95% मार्क्स वो नहीं लेके आते जो एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले 18 घंटे पढ़ते हैं। 95% मार्क्स वही बच्चे लेके आते हैं जो अप्रैल से लेके नवंबर तक कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। और इस कंसिस्टेंसी का सिर्फ एक सिंपल रूल है जिस पे पूरी गेम टिकी हुई है। देखो, आपको 12th क्लास में आते ही सबसे बड़ी चीज जिससे दूर रहना है वो है बैकलॉग्स। 11th में बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपने प्रोक्रास्टिनेट किया कि मैं ये काम कल से कर लूंगा, ये काम परसों से कर लूंगा। लेकिन 12th क्लास में ऐसा नहीं बनेगा। आपको सबसे बड़ा नियम बनाना होगा, जो आज पढ़ा उसे आज ही खत्म करूंगा। और फिर एक गोल्डन रूल हमेशा 12th क्लास में ध्यान रखना कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में एक आध को छोड़ के एनसीईआरटी ही सब कुछ है। एग्जाम्पल के तौर पे बायोलॉजी में लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी, भाई साहब हर एक लाइन आनी चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन और इंडेक्स सब आता है तो 90% से कम मार्क्स आपके आ ही नहीं सकते। हाँ, फिजिक्स में बात करें, मैथ्स में बात करें तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बनाने होंगे, उसकी भी बात कर रहा हूं। लेकिन केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई या बाकी सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी मस्ट है। फिजिक्स और मैथ्स में भी आपको एनसीईआरटी करनी, लेकिन साथ साथ कुछ और चीजें भी आओ समझते हैं। अब 12th में आते ही ना आपको सबसे पहले कंफ्यूजन होगी कि पूरे साल का एक रफ प्लान कहां से मिलेगा। आओ आपको बहुत शॉर्ट में पूरे साल का एक रफ प्लान देता हूं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। कंप्लीट से मेरा कहने का मतलब है 70 to 80% कंप्लीट करो और कांसेप्ट्स को डीपली समझने पे फोकस करो। सितंबर से अक्टूबर तक आपको अपनी पहली रिवीजन शुरू कर देनी चाहिए, साथ ही साथ बहुत बेसिक लेवल के सैंपल पेपर्स। और नवंबर या फिर दिसंबर, अगर आपका सब कुछ थोड़ा लेट भी हो रहा है तो दिसंबर तक आते आते आपको बोर्ड्स की तैयारी विगरस तरीके से शुरू कर देनी होगी, जिसमें आप बोर्ड्स ओरिएंटेड सैंपल पेपर्स बनाओगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनाओगे, पीवाईक्यूज भर भर के बनाओगे ताकि आप बोर्ड के लिए तैयार हो पाओ। अगर आपने ये फ्लो पूरे साल चलाया तो 95% मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लिख के ले लो। लेकिन मुझे पता है आप में से 50% से ज्यादा बच्चे इस प्लान को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक सबसे बड़ी चीज है, वो है डिस्ट्रैक्शंस। बस इतना कहना चाहूंगा, जो आपके हाथ में आपका ये डिवाइस है ना, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, मैं आपके मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं। फोन इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप फोन के कंट्रोल में हैं, ना कि फोन आपके कंट्रोल में है, गड़बड़ वहां से शुरू होती है। अगर आप 1 साल पीछे जाएं तो सबसे बड़ा कारण आपकी 11th क्लास बर्बाद होने का आपकी ये रील्स, आपकी ये एंडलेस चैटिंग, ये स्क्रॉलिंग ही था। क्या जो आपके फोन में नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, क्या वो आपकी फैमिली और आपके भविष्य से बड़े हैं? क्या 15 सेकंड की ये रीलें आपके जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आंसर है नहीं। आपको अगर अपना जीवन बदलना है तो डिसिप्लिन लाना ही होगा। और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि जब मेरा पढ़ने का मन होगा तब तो मैं पढ़ने बैठूंगा ही, लेकिन जब मेरा पढ़ने का मन नहीं है तब भी मुझे पढ़ने बैठना ही पड़ेगा। इसे डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब किसी चीज को रोज करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जिस दिन मेरा काम करने का मन नहीं है उस दिन भी मैं काम कर रहा हूं। आप अक्सर अपने आप से पूछते हो कि मैं आज इतना घंटे पढ़ लिया, ये तो भाई साहब बड़ा क्रेजी कर दिया। घंटे नहीं, टॉपिक्स गिनना शुरू करो कि आज मैंने पूरे दिन में कितने टॉपिक्स कवर किए, मैंने कितना फ्रूटफुल काम किया। किताबें खोल के घंटों बैठना भी तो पढ़ाई करना ही होता है दुनिया की निगाह में। तो घंटे गिनना बंद करो, उस घंटे में आपने कितने टॉपिक्स को रिवाइज किया, इसको लिखना शुरू करोगे ना, आप खुद समझ जाओगे कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि बिना एटीट्यूड को बदले कोई भी बड़ा गोल हासिल करना इम्पॉसिबल है। तो बच्चों, बात क्लियर है। 11th चली गई, मोस्ट ऑफ द साल चला गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता। बदला क्या जा सकता है? जो आगे आने वाला भविष्य आपके हाथ में, इसको आप खुद से लिख सकते हो, अपने भविष्य को खुद से आप शेप दे सकते हो। अभी ये कच्ची मिट्टी की तरह है, जैसा उसको ढालना चाहोगे ढल जाएगा। लेकिन अगर आपने 11th की तरह 12th में भी वही सब किया, प्रोक्रास्टिनेशन किया, कामों को टाला, एंडलेसली चीजों पे स्क्रॉल किया, रीलें देखी और पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करके फिर से बैकलॉग क्रिएट किया, तो फिर आप एक और वीडियो देख रहे होगे कि 12th बर्बाद तो करियर कैसे चुने। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो। तो आज से ही ठान लो कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन को मारूंगा गोली, और 11th में जो भी हुआ अब मैं आने वाली 12th में मेहनत करने वाला हूं। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए लव यू।